हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बेसिकली हम अगर आपको सिंपल टर्म्स में बात करें तो गॉस लॉ फ्लक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। कुछ शेप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया गया है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एरिया वेक्टर इज़ टेकन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है। और आगे इन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि फ्लक्स की वैल्यू किस तरह से अगर आप एक स्फेरिकल सरफेस पे कैलकुलेट करते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² इंटू एरिया वेक्टर जो है वो सॉल्व करने पे आपके पास में, अगर मैं यहीं पे शॉर्ट में करके दिखाऊं आपको, तो KQ/R² और इस छोटे एलिमेंट का इंटीग्रेशन करने पे जो सरफेस एरिया आपको मिलेगा वो आएगा 4πr²। R² से R² कैंसिल हुआ, K को नीचे लिख दिया आपने 1/4πε0 और ऊपर भी 4π है, Q एज इट इज़। तो 4π से 4π कैंसिल होने के बाद फ्लक्स की ये वैल्यू Q/ε0 की इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट पेज पे इसी कैलकुलेशन को करके बताया गया है आगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1.30 आई है, फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0, इज़ अ सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ जनरल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉल्ड गॉस लॉ। वी स्टेट गॉस लॉ विदाउट प्रूफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface S is Q/ε0, where Q is the total charge enclosed by the surface S. The law implies that the total electric flux through a closed surface is zero if no charge is enclosed by the surface. We can see that explicitly in the, ये तो जो आगे ऊपर एक्सप्लेन किया उसी को बता रहे हैं कि अगर चार्ज अंदर ज़ीरो रहता, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर ज़ीरो चार्ज रहता तो उसका फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाता। Now here the electric field is uniform and we are considering a closed cylindrical surface with the axis parallel to the uniform field. E, the total flux phi through the surface is phi equal to phi1 plus phi2 plus phi3, where phi1 phi2 represent the flux through the surfaces 1 and 2। अगर इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में आप बात करते हैं डायग्राम 1.23 में, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर में एंटर हो रही है सरफेस 1 से, बाहर निकल रही है सरफेस 2 से, ठीक है। और फ्लक्स, एक सेकेंड कहाँ थे ये रहा, द फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 and 2 ऑफ द सिलेंडर एंड phi3 इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। नाउ द नॉर्मल टू द सरफेस 3 एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे cos थीटा ज़ीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स उसका ज़ीरो रहेगा। फर्दर द आउटवर्ड नॉर्मल टू 2 इज अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल द आउटवर्ड नॉर्मल टू 1 इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रेड कलर से शो करिए। अब एरिया वेक्टर्स दिखा देते हैं। फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो लेफ़्ट की तरफ है, सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर थर्ड वाले सरफेस का ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर, और सेकंड वाले का एरिया वेक्टर यहाँ है। तो आप देख सकते हो कि इधर इनकमिंग वाले फ्लक्स वाले रीजन में जो थीटा है वो 180 डिग्री है, आउटगोइंग वाले रीजन में थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, और A3 में यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। इन तीनों में ही जो है आप देख सकते हैं कि सॉल्व करने पे जो डेफिनेशन है फ्लक्स की, E S cos थीटा, इन वैल्यूज़ में जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो phi1 phi2 और phi3 तो ज़ीरो ही आ जाएगा क्योंकि वहाँ थीटा 90 डिग्री है। Here S is the area of circular cross section, thus the total flux is zero, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर हुआ है, जितनी लाइंस लेफ़्ट वाले सरफेस से एंटर हुई हैं उतनी राइट वाले सरफेस से बाहर भी निकल गई हैं, ओके। Thus whenever you find that the net electric flux through a closed surface is zero, we conclude that total charge contained in the closed surface is zero। इस पूरे केस में अंदर कोई चार्ज नहीं था, इस वजह से बाहर से जितनी लाइंस सिलेंडर में एंटर हुई उतनी ही दूसरी साइड से निकल भी गई। यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि अंदर इसमें कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है। द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ इज़ दैट इट इज़ ट्रू इन जनरल and not only for the simple cases we have considered above. Let us note some important points regarding this law.
First point, Gauss law is true for any closed surface, no matter what its shape or size. Second, the term Q on the right hand side of the Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface. Third, in the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside. ठीक है? The electric field whose flux appears on the left side of the equation 1.31 is due to all the charges both inside and outside. But the term Q on the right side of the Gauss law, however, represents only the charges inside. That means we can say that electric field depends on charges inside as well as outside, whereas the flux depends only on the charges inside. जो इक्वेशन है आपके गॉस लॉ की वो ऐसे है, E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस वेदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड. बट राइट हैंड साइड में जो क्यू है दिस इज ओनली द इनसाइड चार्ज. जो क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, उसके केवल अंदर वाले चार्जेस यहाँ कंसिडर करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, द सर्फेस दैट वी चूज़ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस. यू मे चूज़ एनी गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉस लॉ. हाउएवर, टेक केयर नॉट टू लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज. यानी चार्ज से होता हुआ सरफेस ना पास हो, या तो इस चार्ज को इंक्लूड कर ले अंदर या बाहर रख दें. दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज. As you go close to the charge, the field grows without any bound. However, the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. अगर एक लाइन चार्ज है, एक सरफेस चार्ज है, तो वहाँ से हम पास करवा सकते हैं. Next point, Gauss law is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry. वैसे तो Gauss law फ्लक्स कैलकुलेट करने के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं सिमेट्रिक चार्जेस का, तो वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी आपके काम को आसान करता है. दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ अ सूटेबल गॉसियन सरफेस. फाइनली, गॉस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ. एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसको एक बहुत ईजी तरीके से आप समझ सकते हो. गॉस लॉ का अभी आपने जो ऊपर डेरिवेशन किया है पॉइंट चार्ज के लिए, वहाँ पे हमने के क्यू बाई आर स्क्वायर रिलेशन यूज़ किया. ये गॉस लॉ का ही, मतलब गॉस लॉ में ये जो के क्यू बाई आर स्क्वायर आपने यूज़ किया, ये कूलम्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट हुई थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स दो चार्जेस के बीच का क्या है? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट. अब इसमें आप जब किसी कैपिटल क्यू चार्ज पर स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से फील्ड निकालते हैं, तो ये, या कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू चार्ज पर फील्ड निकालते हैं, तो ये आ जाता है आपके पास में के क्यू बाई आर स्क्वायर. सो दिस बेसिकली द रिलेशन विच वी हैव यूज्ड एज अ डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ. उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे आगे मेंशन किया है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है, जो कूलम्स लॉ में हम यूज़ कर रहे थे, वो यहाँ फॉलो हो रहा है. और कहीं पे गॉस लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ से दूर हो गए हैं. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको डाइपोल में मिलता है. पिछले वीडियोस में डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखी है. एक्सिस वाले पॉइंट पे डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी 2kp बाय आर क्यूब, नीचे आर स्क्वायर नहीं था. और ऐसे ही इक्वेटर पे अगर आप देखते हैं, तो इक्वेटर पे वैल्यू आती है kp बाय आर क्यूब. यहाँ भी आर स्क्वायर नहीं है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं हुआ है. अब बात सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं हुआ है, आप गॉस लॉ की हेल्प से डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते. आप किसी गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल रख भी देंगे तो उसका नेट इनक्लोज चार्ज ज़ीरो आएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है, जबकि इस डाइपोल के आसपास कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है. ठीक है, तो यही चीज़ है, इस पॉइंट में ऐसे समझाया है. यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वेरिएबल. तो अभी हम इस लाइन बाय लाइन वीडियोस में न्यूमेरिकल्स को अलग रख रहे हैं. उसके लिए आप अलग से आप हमको बोल सकते हैं, जिस न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ. तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बारे में.
ये था गॉस लॉ। ठीक है, वैसे ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, फ्लक्स की डेफिनेशन ई डॉट एस से ही ये सॉल्व हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। बस ये ध्यान रखिए, फ्लक्स जब एंटर होगा तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा आंसर में, और फ्लक्स जब लीव करेगा किसी क्लोज सरफेस को तो पॉजिटिव आएगा। तो इनको आप ट्राई करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।